गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है, ये तो हमको पता है ना। फ्रिक्शन का काम है कि वो मोशन को रेजिस्ट करे। हम लोग को कोई भी एक बड़े ऑब्जेक्ट को धक्का देना है तो हमें उस पर जोर लगाना पड़ता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमको एक्चुअली कोई जोर नहीं लगाना पड़ता और चीज़ें काफ़ी आसानी से स्लाइड हो जाती, थोड़े हल्के से पुश से भी। पर क्योंकि हम फ्रिक्शन वाली दुनिया में रहते हैं और हम फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो जब भी आप आगे की तरफ एक फोर्स F लगाओगे, ज़मीन से एक रेजिस्टिंग फोर्स कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ जनरेट हो जाएगा फ्रिक्शन। सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे समझने की है वो ये है कि फ्रिक्शन एक एडजस्टिंग फोर्स है। कि जिस तरीके से आपका नॉर्मल एक एडजस्टिंग फोर्स है, तो अगर मैं अपने किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे मेरे हाथ पे मैंने ये पेन रखा है और ये नॉर्मल लगा रहा है मेरे हाथ पे, तो मेरा हाथ भी उतना ही नॉर्मल लगाएगा जितना इसको चाहिए रेस्ट करने के लिए। अगर मैं इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट और रख देता हूँ तो मेरा हाथ इन दोनों को रेस्ट करने जितना नॉर्मल लगा देगा। बट द पॉइंट इज़ कि ये नॉर्मल एडजस्ट हो रहा है, और ये एडजस्ट तब तक हो सकता है जब तक मेरा सरफेस इस फोर्स को प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब क्या, कि अगर मैं आपको बोलूँ कि एक ग्लास की शीट पे जाके खड़े हो जाओ तो आपको डर लगेगा क्योंकि वो टूट सकती है। दैट मीन्स कि आप जितना नॉर्मल उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो दे नहीं पाएगी, तो वो टूट जाएगी, राइट। बिल्कुल फ्रिक्शन भी वैसे ही एडजस्ट करता है और वो एग्जैक्टली सेम वैल्यू ले लेता है एक्सटर्नल फोर्स की, जब तक वो उसको रेजिस्ट कर पाता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये पर्सन इस ऑब्जेक्ट पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाता है तो फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन की वैल्यू रख लेगा। और अगर ये पर्सन इस पे 30 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो फ्रिक्शन 30 न्यूटन का हो जाएगा, अगर वो हो सकता है तो। एक लिमिट है जिस लिमिट तक फ्रिक्शन जा सकता है, उसके बाद वो एडजस्ट कर नहीं पाता तो वो अपनी कांस्टेंट वैल्यू रख लेता है। ठीक है, ये चीज़ें तो समझ में आती होंगी। अब मैं जानना चाहता हूँ कि फ्रिक्शन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो स्टार्टिंग विद द मोस्ट बेसिक आइडिया, रफनेस ऑफ अ मटेरियल पे फ्रिक्शन डिपेंड करना ही चाहिए। रफनेस को विजुलाइज करने के लिए हम इसको इस ऑब्जेक्ट पे देखते हैं। हम लोग जिन चीज़ों को बहुत स्मूथ समझते हैं, क्या वो एक्चुअल में स्मूथ होती हैं? तो जब आप इन चीज़ों को बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक स्केल पे जाके देखोगे, वैसे यहाँ पे मैंने जो एडजस्टमेंट्स किए हैं ये थोड़े से माइक्रोस्कोपिक लेवल से ज़्यादा बड़े मैंने दिखाए हैं ऑफकोर्स, पर आप इमेजिन कर सकते हो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सारी सर्फेसेज ऐसी होती हैं। और इतनी रफ सर्फेसेज जब एक दूसरे से इंटरैक्ट करने की कोशिश करेंगी तो ऑब्वियस है कि इन दोनों के बीच में छोटे छोटे नॉर्मल फोर्सेस आ जाएंगे। क्या मतलब, आप सिंपली ऐसे सोचो कि अगर ऊपर की सरफेस भी ऐसी है और नीचे की सरफेस में भी कुछ अंडुलेशंस हैं, अंडुलेशंस या रफनेस, तो कोई भी दो पॉइंट्स जब एक दूसरे से अटकेंगे तो वो एक दूसरे को अपने सरफेस के परपेंडिकुलर एक धक्का लगाएंगे। तो ये छोटे 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 बहुत सारे नॉर्मल फोर्सेस मिला के आपके ऑब्जेक्ट पे एक नेट फोर्स क्रिएट करेंगे जो कि उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करा हो। तो अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे बैठे हैं तो ऑब्वियस है कि उस पर कोई फ्रिक्शन है नहीं, पर जब आप इसको पुश करने की कोशिश करते हो और फ्रिक्शन आपके एक्सटर्नल फोर्स को एडजस्ट कर रहा होता है, तो वहाँ पे ये सारे छोटे छोटे नॉर्मल्स एक डायरेक्शन में लगने शुरू हो जाएंगे और आपके ऑब्जेक्ट को वो रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रफनेस इज़ अ वेरी ऑब्वियस आइडिया कि एक ऑब्जेक्ट की रफनेस पे तो वो डिपेंड करना ही चाहिए, पर क्या वो स्मूथनेस पे भी डिपेंड करता है? तो इंटरेस्टिंगली हाँ। और इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन समझो कि जब कोई ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, एंड स्पेशली तब जब वो सेम टाइप के होते हैं, सेम मटेरियल्स होते हैं, तब वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बना सकते हैं। और वो बॉन्ड्स बनाने की कैपेबिलिटी तो रखते ही हैं। इसको कोल्ड वेल्डिंग बोलते हैं। एक प्रोसेस है जिसमें आप दो मेटल के ऑब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के चिपका सकते हो, तो वो वेल्ड हो जाते हैं साथ में, पर आपको हीट भी नहीं देनी पड़ती, जस्ट बिकॉज दे वर स्मूथ इनफ कि उनकी दोनों सर्फेसिस ने आपस में बॉन्ड बना लिए। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग थोड़ी सी वैल्यूज़ पे अगर ध्यान दें, तो ये म्यू एस एक चीज़ टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। पर आप इन वैल्यूज़ से देख के समझ सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है। तो रबर ऑन कंक्रीट बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, इसलिए हम लोग अपने गाड़ी के टायर्स को रबर के बनाते हैं, राइट। तो इतना ज़्यादा फ्रिक्शन है कि हमारी गाड़ियाँ सेफ रहें। अगर मैं दो मटेरियल्स अलग अलग लेता हूँ जैसे कॉपर और स्टील, तो इनका फ्रिक्शन कम है, या एल्यूमिनियम स्टील थोड़ा सा ज़्यादा। स्टील आपस में थोड़ा और भी ज़्यादा इंटरेक्शन दिखाएगा क्योंकि वो बॉन्ड्स भी बनाने की कोशिश करेगा, राइट। वुड बहुत कम है क्योंकि ये केवल रफनेस पे डिपेंड करता है। वुड इज़ यूजुअली रफ, नॉट वेरी स्मूथ, तो ये रफनेस पे डिपेंड करेगा। पर अब आप देखो ग्लास ऑन ग्लास, एंड इवन दो ग्लास हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग वेरी स्मूथ, जब ये दूसरे ग्लास के ऊपर जाएगा तो वो बॉन्ड्स बनाएगा, और आपस के जो वो केमिकल बॉन्ड्स हैं ये इन दोनों को चिपका के रख देंगे, तो इसलिए ये वैल्यू उसकी बहुत बड़ी आ जाती है। ऑलराइट, यहाँ पे लुब्रिकेशन अगर कर दिया आपने मेटल के बीच में तो ऑब्वियस है कि बहुत कम हो जाएगा। और आइस
आइस का तो रीज़न ही अलग है, क्योंकि आइस पिघल जाती है। जब भी आप आइस पे खड़े होते हो या कोई ज़रा सा भी प्रेशर आइस के लगाता है तो टॉप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली आइस खुद को लुब्रिकेट करना जानती है, इसलिए दो आइस के ऑब्जेक्ट्स के बीच में फ्रिक्शन बहुत कम रहता है हमेशा। और अगर आप एक ऐसा मटेरियल बना दो जो आपस में एक दूसरे के साथ ही बॉन्ड ना करे, जैसे कि टेफ्लॉन जो कि हमारे कुकिंग मटेरियल्स की कोटिंग होती है, तो क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो वो फ्रिक्शन बहुत कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी की पूरी स्मूथनेस का आप फ़ायदा उठा सकते हो और आपस में बॉन्ड्स भी नहीं बनेंगे, इसलिए ये एक बहुत ही कम फ्रिक्शन वाला मटेरियल बनाया जा सकता है। बट जहाँ भी आपस में बॉन्ड बनने की कैपेबिलिटी हो जाती है वहाँ पे आपके फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो फ्रिक्शन सिर्फ रफ ऑब्जेक्ट्स में नहीं जबकि बल्कि बहुत स्मूथ ऑब्जेक्ट्स में भी काफ़ी अच्छी वैल्यू ले सकता है। ऑलराइट। अच्छा, फिर फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स पे तो डिपेंड करता ही है, ये तो हमको पता ही है। नॉर्मल फोर्स बेसिकली यही है कि अगर आपके धक्का देने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई इंसान आके बैठ जाए तो आप रुक जाओगे। आपको पता है कि अब इसको और भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए। इसका मतलब है कि यहाँ ज़मीन से जो नॉर्मल रिएक्शन इस ऑब्जेक्ट पे आ रहा है इवेंचुअली, दैट विल क्रिएट सम एक्स्ट्रा फोर्स, राइट। तो अभी तक हमारे पास 3 केसेस हुए हैं। यहाँ पे फर्स्ट हमने देखा जिसमें फ्रिक्शन मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। तो फ्रिक्शन का फोर्स 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो मटेरियल हो गया और मटेरियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम म्यू यूज़ करेंगे, जो एक्चुअली यहाँ पे भी सारी जगह लिखा हुआ था, दिस थिंग। ऑलराइट। और दूसरी चीज़ हम नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनफैक्ट यही 2 चीज़ें हैं जिन पे फ्रिक्शन एक्चुअली डिपेंड करता है और फ्रिक्शन का फॉर्मूला भी इतना सा ही होता है बेसिकली। इसकी कुछ माइन्यूट डिटेल्स हैं जिस पे हम जल्दी चलते हैं, पर एक बार के लिए आप समझ सकते हो इस चीज़ को। नाउ द मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज़, क्या फ्रिक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है? तो अगर मैं 2 बॉक्सेस बनाऊँ तुम्हारे सामने जो कि सेम मास के हैं, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट मैंने ऐसा सा बना दिया और दूसरा इसी ऑब्जेक्ट को इन्वर्ट करके यहाँ रख दिया, ठीक है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास बिल्कुल सेम है और अगर मैं बोलता हूँ कि इन दोनों में से किस ऑब्जेक्ट को पुश करना ज़्यादा ईजी होगा, तो क्या एक्चुअली ज़्यादा ईजी होगा? इसको समझाने के लिए हमने 3 ऑब्जेक्ट्स ले लिए। आपको दिख रहा होगा कि ऊपर से जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है, बीच में तो मैंने क्यूब ही रखा है, यही वाला क्यूब आगे भी रख दिया। और जो थर्ड ऑब्जेक्ट है उस थर्ड ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया बॉटम में थोड़ा सा कम किया है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट जिसका सरफेस एरिया कम होता है उस पर फ्रिक्शन भी कम लगना चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट जल्दी स्लाइड करना शुरू कर देगा, या अगर वो साथ में स्लाइड करना शुरू करता भी है तो वो थोड़ा सा तेज़ चलना चाहिए क्योंकि उस पे फोर्स कम लग रहा होगा, राइट। बट जब आप देखते हो कि ये स्लाइड शुरू करते हैं तो ये तीनों ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल एग्जैक्टली साथ में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तीनों का मास सेम है, तीनों की मटेरियल सेम है, बस सरफेस एरिया का डिफरेंस था, पर वो सरफेस एरिया का डिफरेंस मैटर नहीं करता क्योंकि ये साथ में ही मूव करेंगे, राइट। तो ये चीज़ आप याद रखना कि सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा फ्रिक्शन। ऑलराइट। अब एक चीज़ और है जिस पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। सरफेस एरिया के आगे तो मैं बड़ा सा कांटा लगा देता हूँ। ऑलराइट। कौन सी चीज़ है जिस पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है? वो है रिलेटिव मोशन। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको समझने के लिए पहले इस पेन का एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करना कि मैं कितना ज़ोर लगा रहा हूँ। काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ रहा है ना। तो इसमें फ्रिक्शन है और कोई रीज़न है नहीं इस पेन के ढक्कन का चिपकने का, और ये काफ़ी फोर्स मांगता है खोलने के लिए। पर अब अगर मैं इसको हल्का सा ट्विस्ट करके खोलने की कोशिश करूँ तो ये काफ़ी ईजिली खुल जाता है, और ये चीज़ आप अपने पेन्स के साथ भी ट्राई कर सकते हो। हल्का सा ट्विस्ट। तो जैसे ही मैंने मोशन चालू किया, अभी तो एक सेकेंड, ये देखिए, और अगर मैं मोशन के बिना खोलता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा फोर्स, राइट। तो अगर मैं इस, या आप अपने पेन का ढक्कन खोलने की कोशिश करते हो और आप देखते हो कि वो ढक्कन खोलने में ज़्यादा ज़ोर लगा रहा है, तो आप उसको घुमा के खोल सकते हो। हम ये चीज़ बहुत रेगुलरली करते हैं जब हम अपने दरवाजे के बोल्ट्स को खोलने की कोशिश करते हैं, कुंडी बोलते हैं जिसको, है ना, सांकल भी बोलते हैं। तो जब आप उसको खींच खींच के खोलने की कोशिश कर रहे हो तो वो बहुत टाइट होता है। फिर आप क्या करते हो? फिर आप उसको ऊपर नीचे स्लाइड करना शुरू कर देते हो ताकि वो रिलेटिव मोशन शुरू हो जाए और फिर उसको स्लाइड करना थोड़ा सा ईजी हो जाए। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न यही है कि जब आप रिलेटिव मोशन करोगे तो जितनी भी रफनेस थी दोनों सर्फेसिस के बीच में, वो रफनेस मूव करने लग जाएगी काफ़ी तेज़ तेज़। कुछ चीज़ें टूटेंगी, कुछ हीट जनरेट होगी, वो सब है। पर फिर भी क्योंकि वो रफनेस चिपकी नहीं हुई है एक दूसरे से, ना ही कोई बॉन्ड्स बनने का टाइम मिलेगा जब मोशन हो रहा होगा, तो इन दोनों चीज़ों के कम होने की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो जब आपका फ्रिक्शन मूविंग ऑब्जेक्ट्स या मूविंग सर्फेसिस के बीच में होता है तो हम काइनेटिक वर्ड यूज़ करते हैं, और उस फ्रिक्शन के लिए जो कोएफिशिएंट लगता है, यानी कि फॉर्मूला में जब हमने ये मटेरियल डिफाइन किया था म्यू से, तो म्यू के लिखोगे और फिर आप साथ में एक नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे, तो ये फ्रिक्शन जो है ये काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रिक्शन कहलाता है, ठीक है। काइनेटिक तो आपने वर्ड सुना ही है काइनेटिक एनर्जी में, तो वही मूवमेंट की एनर्जी है।
और जब फ्रिक्शन रुके हुए मटेरियल पे होता है तो हम उसके लिए स्टैटिक वर्ड यूज़ करते हैं, और यहाँ पे फ्रिक्शन स्टैटिक की वैल्यू जो होगी वो इस तरीके से लिखी जाएगी म्यू एस इंटू एन। पर यहाँ पे एक छोटी सी टेक्निकलिटी है कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो फ्रिक्शन स्टैटिक एक्चुअली एक एडजस्टिंग फोर्स है, जैसा मैंने सबसे पहले बताया था। तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक आ जाती है। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस म्यू एस जो होगा वो हमेशा म्यू के से बड़ा ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको देखने मिल जाता है कि म्यू एस और म्यू के दोनों को साथ इक्वल करके आपको खाली म्यू दे दिया जाता है। चलिए, तो ये जो डिफरेंस है म्यू एस और म्यू के का, ये हम उसी चार्ट में जब सारी पिक्चर देखते हैं, जब ये म्यू के की भी वैल्यूज़ मैं तुमको दिखाता हूँ तो तुमको आइडिया लग जाएगा कि फॉर मोस्ट मटीरियल्स म्यू एस इज़ ग्रेटर दैन म्यू के, राइट। हर जगह आप देख सकते हो म्यू एस की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है। बिल्कुल वो मटेरियल्स जो आपस में बॉन्ड नहीं बनाते, जैसे कि टेफलॉन, यहाँ पे म्यू एस और म्यू के में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि बात वही हो जाती है कि जब सर्फेसेस आपस में मूव कर रही हैं और वो बॉन्ड नहीं बना पा रही हैं, इसलिए म्यू के कम हो रहा है। पर वो जब पहले भी बॉन्ड नहीं बना रही थी तो म्यू एस और म्यू के में कोई डिफरेंस आने की ज़रूरत भी नहीं है। ऑलराइट, तो ये दोनों चीज़ें तुमको कॉन्सेप्चुअली भी समझ में आ गई होंगी कि स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन का चक्कर क्या है। अब फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है वो बहुत सिंपल से फॉर्मूला से आ जाता है, और ये सिंपल सा फॉर्मूला यही है जो मैंने अभी तुमको बताया, एफ इज इक्वल टू म्यू एन। यहाँ पे आप नॉर्मल की वैल्यू निकालते हो। जैसे अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट की बात करूँ और लेट्स से इनकी ये जो फोर्सेस की वैल्यू हैं ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg, और यहाँ पे सरफेस के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.5, तो इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बात वही हो जाती है कि अगर आप इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन भी 20 हो जाएगा, और अगर आप इस पे 40 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन भी 40 हो जाएगा। पर यहाँ पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आप देख सकते हो म्यू एन। यहाँ पे खाली म्यू दिया है, स्टैटिक ही होगा या काइनेटिक होगा या सेम होगा, पर बात वही है कि ये एफ की जब म्यू एन से जो वैल्यू आएगी 0.5 इंटू एम जी, सॉरी, तो यहाँ पे इसकी 50 न्यूटन की जो वैल्यू है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। जब आप इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाते हो तो फ्रिक्शन भी 50 न्यूटन से उसको रेजिस्ट कर लेता है। उससे पहले भी रेजिस्ट कर रहा था, तब उसकी वैल्यू कम थी। ऐसा नहीं होगा ना कि आपने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और फ्रिक्शन 50 न्यूटन से इस ऑब्जेक्ट को पीछे पुश कर दे, राइट। तो एडजस्टिंग चीज़ का ध्यान रखना, इसको बहुत बहुत ईजी है ये मिस करना। अब जब ये एडजस्टिंग है और अपनी मैक्सिमम तक पहुँच जाता है तो 50 न्यूटन तक के फोर्स पे ये मूव नहीं करेगा। पर जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पे आप 50 से ऊपर इवन 51 न्यूटन का भी फोर्स लगा देते हो तो इस ऑब्जेक्ट पे एक नेट 1 न्यूटन का फोर्स राइट हैंड साइड आ जाएगा जो इस ऑब्जेक्ट को मूव करवा देगा। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो 100 न्यूटन के फोर्स से इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 10 a। इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो आप किसी ऑब्जेक्ट को उसके फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगा के ही मूव कर सकते हो। इंटरेस्टिंग, ओके। इसी पे हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अब जैसे मैं एक सिंपल सा तुमको क्वेश्चन दूँ, जिस क्वेश्चन में m1 और m2 दो वैल्यूज़ मैंने रख दी हैं, तो लेट्स से मैं तुमको m1 की वैल्यू बोल देता हूँ 10 kg ही, और अगेन म्यू एस की वैल्यू मैं तुमको दे देता हूँ 0.8। तो मुझे बता सकते हो कि m2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सो दैट ये सिस्टम मूव कर सके। या जब हम उस कितनी वैल्यू की बात करते हैं तो हम बिल्कुल उस बाउंड्री कंडीशन, उस लिमिट की बात कर रहे होते हैं जिस लिमिट के बाद ये सिस्टम मूव करना शुरू कर देगा। तो वो जो लिमिटिंग वैल्यू है m2 की वो क्या होगी। तो आप यहाँ पे एक बार को ट्राई कर लो, वैसे तो बहुत ईजी है, पॉज करके, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे आप सिंपली यही करोगे कि आप म्यू एस एन की फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ जाएगी 0.8 इंटू 100 80 न्यूटन। अब 80 न्यूटन की ये टेंशन कब लगेगी, जब यहाँ पे एम जी की वैल्यू, m2g की वैल्यू भी 80 न्यूटन हो। तो सिंपली यहाँ पे m की वैल्यू जो आएगी वो 8 kgs आ जाएगी। तो 8 kgs तक तो ये सिस्टम रेस्ट पे रह लेगा, पर 8 kgs इज़ द लिमिट। 8 से ज़रा सा भी ज़्यादा किया तो सिस्टम मूव कर जाएगा, क्योंकि इसके पास, सिस्टम के पास रेजिस्टिंग फोर्स जो यहाँ से लग रही होगी वो 80 न्यूटन के ऊपर कभी नहीं जा सकती। अगर यहाँ पे 80 से कम होता, लेट्स से यहाँ पे 7 kg का ही ऑब्जेक्ट होता, तो सीधी सी बात है यहाँ नीचे भी 70 लग रहा होता, यहाँ ऊपर भी 70 लग रहा होता, यहाँ पे भी 70 लग रहा होता और यहाँ पे भी 70 लग रहा होता, तो फ्रिक्शन भी 70 न्यूटन पे आ जाता, राइट। चल ये भी ठीक है, सिंपल ही लग रहा है। अब एक सूडो फोर्स का भी केस कर लेते हैं। लेट्स से अगर मैंने तुमको एक गाड़ी दे दी और इस गाड़ी के ऊपर ऑब्जेक्ट रख दिया, मैंने कहा कि ये एक्सेलेरेट कर रही है कार। अगेन इसका मास मैं 10 kg ले लेता हूँ और म्यू की वैल्यू इस बार 0.7 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के किस एक्सेलरेशन की वैल्यू पे ये सिस्टम पीछे, ये ऑब्जेक्ट पीछे जाना शुरू कर देगा, सूडो फोर्स। तो अगेन आप यहाँ पे बोलोगे कि क्योंकि ये एक एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड फ्रेम में है,
तो इस ऑब्जेक्ट पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा जो कि m इंटू ए के बराबर होगा। ये इस फ्रेम में फोर्स है ना, ऑफ कोर्स। और इस फ्रेम में फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा जो कि आगे की तरफ लग रहा होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जब तक ये एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, हम बाहर से जब इस सिस्टम को देखेंगे तो हमको ये रियलाइज़ होगा कि ये जो फ्रिक्शन इस पे आगे की तरफ लग रहा है, यही सिस्टम इस ब्लॉक को इस कार्ट के साथ चला रहा है, राइट? अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? ये ब्लॉक हमारा स्लिप होके पीछे गिर जाता और कार्ट आगे निकल जाती। इस चीज़ को दिखाऊं? तो अब इस केस में अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को स्लोली, नीचे वाले ऑब्जेक्ट को स्लोली मूव करता हूँ स्लो एक्सेलरेशन के साथ, तो ये ब्लॉक इसके साथ साथ मूव कर जाता है ना, सीधी सी बात है। पर अगर मैं इसका एक्सेलरेशन बहुत बढ़ा दूँ, लेट मी जस्ट शो यू। तो अब अगर इसका एक्सेलरेशन बढ़ा दिया तो क्या होगा? ये ऊपर वाला ब्लॉक इसके साथ नहीं चल पाएगा, ठीक है? ये मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सेलरेशन बढ़ा दिया, मैं इसका थोड़ा एक्सेलरेशन कम कर देता हूँ, थोड़ा ही कम किया लेकिन, है ना? अब भी आप देखोगे कि ये ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है ये स्लिप होना शुरू कर देता है। तो अगेन वही बात आ जाती है कि एक बिल्कुल छोटी सी वैल्यू है, जिस छोटी सी वैल्यू पे ये ऊपर वाला आपका डब्बा इस सिस्टम के साथ मूव कर पाएगा, और वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो उतना ही ईजिली स्लिप होता जाएगा, है ना? पर छोटी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन के केस में ये साथ में चल लेते हैं। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न सिंपली यही है कि जब तक आपको फ्रिक्शन एडजस्ट करके आपके सूडो फोर्स को बैलेंस करके दे रहा है, जैसे इस केस में हम बात करें कि एक्चुअल में फ्रिक्शन आगे लग रहा है ताकि ये ब्लॉक इसके साथ साथ मूव करता रहे, राइट? तो यहाँ पे हमने जब इस ब्लॉक को मूव कराया तो इस ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने वाला कोई और फोर्स नहीं है फ्रिक्शन के अलावा। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट आगे मूव नहीं करता। एंड आई कैन ऑल्सो शो यू दैट अगर मैं बिल्कुल फ्रिक्शन ख़त्म कर दूँ तो ये नीचे वाला डब्बा स्लिप करता हुआ निकल जाता है, राइट? तो फ्रिक्शन की वैल्यूज़ ऑब्वियसली मैटर करती है। फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ा दो तो ये डब्बा इसको अपने साथ साथ लेके चल लेगा। बट अगेन बात वही आ जाती है कि जब फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी यहाँ पे जैसे 0.7 है, तो किस एक्सेलरेशन तक को ये सपोर्ट कर सकता है? तो आप यहाँ पे इस पे सूडो फोर्स लगाते हो और आप कहते हो कि ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है 0.7 इंटू 100 यानी कि 70 न्यूटन, तो ये 70 न्यूटन का फोर्स ma के बराबर करना है। और उससे आप देखते हो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 70/10 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। तो जब तक ये नीचे वाली कार्ट 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन पे है या उससे कम एक्सेलरेशन पे है, तब तक ये साथ में चलेगा। पर अगर इस कार्ड का एक्सेलरेशन लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता, तो हमारे ऑब्जेक्ट पे पीछे की तरफ 100 न्यूटन लगता इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, है ना? ये सूडो फोर्स है इसलिए हम बार बार मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ। और आगे की तरफ फ्रिक्शन 70 लगता, तो नेट फोर्स पीछे होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ स्लाइड होने लग जाता इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। एक्चुअल में ज़मीन पे देखने में तो आपको अभी भी वो ऑब्जेक्ट आगे जाता हुआ नज़र आता, जैसे कि मैं आपको फिर से ये दिखा देता हूँ यहाँ पर। और अब जब आप सिस्टम को मूव करते हुए देखते हो तो ये ऑब्जेक्ट आगे भी जा रहा है फॉर अ वाइल, और इस ब्लॉक के रिलेटिव वो पीछे भी जा रहा है, ठीक है? तो जब आप इसको ग्राउंड से देखोगे तो वो जो हल्का सा फ्रिक्शन इस पे आगे की तरफ लग रहा है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, जो कि जैसे इस केस में 70 न्यूटन का फोर्स है, तो वो 70 न्यूटन का फोर्स एक्चुअल में अकेला फोर्स है। एक्चुअल में ये सूडो तो लग ही नहीं रहा है अगर आप इसको बाहर से देख रहे हो तो अभी जैसे नीचे वाले ब्लॉक को आप देख रहे हो बाहर से, तो यहाँ पे इस ब्लॉक पे और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा, तो वो जो हल्का सा फ्रिक्शन है वो उसको आगे तो लेके जा रहा है, बट रिलेटिव टू द ब्लॉक ये पीछे जा रहा है। और रिलेटिव टू द ब्लॉक आप देखते हो कि इस ऑब्जेक्ट का जो ये वाला डिस्टेंस है, जो ब्लॉक के साथ साथ वाला डिस्टेंस है, जो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अब ये थोड़ा सा और आगे जाएगा और ये ब्लॉक के एंड तक पहुँच जाएगा, है ना? तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि ब्लॉक के रिलेटिव पीछे का फोर्स ज़्यादा है, इसलिए ये पीछे जा रहा है। और एक्चुअल में ये पीछे का फोर्स एग्जिस्ट करता नहीं है। तो एक्चुअल में जब आप ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम से देखते हो और आप एक बार के लिए इस ब्लॉक को इग्नोर कर लेते हो, तो आप देखते हो कि ये छोटा बक्सा थोड़ा सा तो आगे बढ़ा ही है, क्योंकि वो थोड़ा सा फ्रिक्शन तो उसको आगे लेके जाएगा ही, राइट? चलो, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसके आगे चल सकते हैं। नेचुरल पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 पोजीशन पे ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता क्योंकि इस पर कोई और फोर्स होता नहीं। पर अगेन लेट्स से मैंने इसका मास 5 kg रख दिया और मैंने इस सरफेस का फ्रिक्शन 0.8 बोल दिया। तो अब ये किस एक्सेलरेशन से कार्ट आगे बढ़े सो दैट दिस ब्लॉक डज नॉट स्लाइड? तो ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि जब ये कार्ट आगे बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि वो इसको एक्सेलरेट करेगी अपने साथ साथ बाय अप्लाइंग अ नॉर्मल फोर्स। अब अगर इस एक्सेलरेटेड कार में इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आप देखोगे कि इस पे पीछे की तरफ सूडो फोर्स लग रहा है ma, आगे की तरफ नॉर्मल उसको बैलेंस कर रहा है, और इस नॉर्मल की वजह से एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सकता है जो यहाँ पैरेलल टू द सरफेस लग सकता है। अब वो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे या ऊपर? तो सीधी सी बात है, फ्रिक्शन रेजिस्ट करने का काम करता है ना मोशन को।
तो अगर इस पे नीचे की तरफ एक mg पुल कर रहा है तो फ्रिक्शन उसको रेजिस्ट कर सकता है ऊपर की तरफ लग के। और अब हम देखें कि इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी म्यू एस इंटू एन, और म्यू एस की वैल्यू आपको 0.8 दी हुई है, तो आप यहाँ पे 0.8 इंटू नॉर्मल, जो कि यहाँ पे हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, एम की वैल्यू मास इंटू ग्रेविटी, जब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाएं तब आप कह सकते हो कि वो लिमिटिंग कंडीशन आ गई है, उस एक्सेलरेशन पे ये सिस्टम रेस्ट पे रह पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पे अपना मैक्सिमम अप्लाई कर रहा होगा, है ना। और ऑब्वियस है कि उससे तेज़ एक्सेलरेशन पे तो नॉर्मल बढ़ जाएगा, तो फ्रिक्शन का नेट वैल्यू कम, वैसे कम नहीं होगा, सॉरी, फ्रिक्शन की नेट वैल्यू हमेशा एम को बैलेंस करेगी, उतनी वैल्यू तो उसको रखनी पड़ेगी। तो ओके, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू हम देख लेते हैं कितनी आ रही है, तो 0.8 इंटू 5 इंटू ए इज इक्वल टू 5 इंटू 10, 5 को हटा दिया, इससे 10 नीचे रख दिया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 100/8, जो कि हो जाती है 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो इस एक्सेलरेशन पे ये सिस्टम रेस्ट पे रह सकता है। सीधी सी बात है कि अगर ये म्यू की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होती तो ये थोड़ा सा कम एक्सेलरेशन का वैल्यू आता, और ये म्यू की वैल्यू अगर बहुत छोटी होती तो ये एक्सेलरेशन को बहुत ज़्यादा आना पड़ता। इनफैक्ट क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है दोनों के बीच में, ये एक्सेलरेशन और म्यू साथ में है, तो आप देख सकते हो कि म्यू को अगर मैं यहाँ हाफ कर देता हूँ, लेट्स से ये 0.4 होता, तो इस एक्सेलरेशन को डबल होना पड़ जाता, तो इसकी वैल्यू 25 न्यूटन आ जाती। ठीक है, ये चीज़ खुद भी ट्राई कर लेना। अब आगे चलता हूँ मैं। अब हम एक और सिचुएशन देखते हैं जिसमें ये ऑब्जेक्ट एक प्लांटेड सरफेस पे है। इस चीज़ को हमको बाय द एंड ऑफ द लेक्चर कवर करना है। एक पर्टिकुलर एंगल होता है जिस एंगल पे ये सिस्टम स्टार्ट करता है स्लाइड करना, पर फिलहाल मैं आपको उस एंगल की वैल्यू निकालने को नहीं बोल रहा, मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ कि इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, कंसिडरिंग कि म्यू की वैल्यू 0.1 है और ये एंगल फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन 37 डिग्रीज है। मास की वैल्यू वैसे तो मैटर नहीं करती, पर मास की वैल्यू आप एम ही ले लो, क्योंकि मैटर करती नहीं है, तो ये चीज़ एम लेके ही समझनी चाहिए। एक बार पॉज करो और खुद कोशिश करो इसको निकालने की, फिर मैं बताता हूँ। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मास है इस पे नॉर्मल इस तरफ लग रहा होगा, और ये जो नॉर्मल की वैल्यू होगी वो पूरे एम की वैल्यू के बराबर नहीं होगी, वो इधर के एम के कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा होगा, जो कि एम जी कॉस 37 आ रहा होगा। और हम जानते हैं कि cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5, तो यहाँ पे m ग्रेविटी का 4/5 सीधा किया तो 8m इस पे फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, जो कि इसके नॉर्मल की वैल्यू। और इस नॉर्मल की वैल्यू की वजह से जो यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन तक जाएगा, और नीचे की तरफ इस पे लग रहा होगा एम जी साइन थीटा। अब आप देख सकते हो कि जिस पॉइंट पे नहीं, बैलेंसिंग कंडीशन की तो खैर अभी बात ही नहीं कर रहे हैं हम, अभी हम कह रहे हैं कि इसका दोनों वैल्यूज़ पता है हमको कितनी है। ऊपर की वैल्यू है म्यू इंटू 8 इंटू मास एम, राइट, तो ये भी मैंने लिख दिया। और नीचे वाले फोर्स की वैल्यू है एम इंटू ग्रेविटी की वैल्यू और साइन 37 की वैल्यू, जो कि 3/5 हो जाएगी। तो ये इक्वल तो है नहीं, जिसका मतलब है कि ये सिस्टम नीचे जा सकता है, तो इसका नीचे वाला फोर्स पहले लिख देते हैं 6m, और ऊपर वाला फोर्स हो जाएगा 0.1 इंटू 8m, और इसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। और अब आप देखो कि सारी जगह से मास कट जाता है, तो ये चाहे 5 किलो का ऑब्जेक्ट होता चाहे 50 किलो का ऑब्जेक्ट होता, इसका एक्सेलरेशन सेम आता। दो ऑब्जेक्ट्स सेम मटेरियल के डिफरेंट मासेस के भी साथ में स्लाइड करते हैं। ठीक है, अब इस केस में वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 6 माइनस ये तो खाली 0.8 ही आया, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई विच इज़ इक्वल टू क्वाइट अ लॉट 5.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। पर अगर मैं तुमसे पूछ ही लूँ कि अब मुझे बता ही दो कि ये किस एंगल पे एक्चुअली बैलेंस होता सिर्फ, क्योंकि हमें पता है कि ग्राउंड पे अगर फ्लैट होता तो ये मूव ही नहीं करता होता। जैसे जैसे आप इसका एंगल बढ़ाते जाओगे एक पॉइंट आएगा जब इसकी स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी, तो वो पॉइंट क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो वो भी निकालना बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और केस ले लेता हूँ यहाँ साइड में, और सिर्फ इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने मास m रख दिया, और इस पे फोर्सेस की बात करी, तो यहाँ पे mg cos थीटा लगाया, ऊपर की तरफ नॉर्मल है ही, यहाँ पे एक थीटा लिख दिया मैंने, और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन जो कि हो जाएगा म्यू एन, नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा। जब आप इन दोनों को बैलेंस करते हो तो आपके पास एक सिंपल सी इक्वेशन आ जाती है, म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और यहाँ पे सब कट जाता है, म्यू की वैल्यू आ जाती है एग्जैक्टली टैन थीटा। अब आप देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में म्यू फिक्स नहीं है, सॉरी,
म्यू फिक्स्ड है, थीटा जो है वो वेरिएबल है। तो जैसे मैंने आपको पहला एनिमेशन दिखाया था जिसमें ये ऊपर की तरफ स्लाइड होते जा रहे थे ऑब्जेक्ट्स, उस केस को इमेजिन करो। तो जब तक tan थीटा की वैल्यू म्यू के इक्वल नहीं हो जाती तब तक स्लाइडिंग शुरू नहीं होगी। इस एग्जैक्ट एंगल पे म्यू एन और एम जी साइन थीटा परफेक्टली बैलेंस कर रहे होंगे एक दूसरे को, और उस वैल्यू पे स्लाइडिंग शुरू होगी। और जैसे जैसे एंगल इससे बढ़ता जाएगा, एम जी साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एम जी कॉस थीटा की वैल्यू और कम होती जाएगी। उस वजह से ये फ्रिक्शन बेचारा और भी कम रह जाता है और फिर एक्सेलेरेशन काफ़ी मिल जाता है। ठीक है, बट दिस म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा, दिस इज द लास्ट कंडीशन जहाँ तक एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रह सकता है। तो दिस इज़ क्वाइट ईजी। इनफैक्ट आपको अगर कोई भी मटेरियल का फ्रिक्शनल कोफिशिएंट म्यू निकालना है तो आप सिंपली एक ट्राइंगल जैसा एक वेज लो, उस वेज का एंगल धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ होती जाए ताकि आपको इसका एंगल वेरिएबल मिल जाए। और जिस एंगल पे आपका ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू करता है उस एंगल का टैन थीटा निकाल के आप सिंपली उसका म्यू का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, है ना। तो ये काफ़ी सिंपल सी अप्रोच है म्यू के वैल्यू को फाइंड करने की। और ये जो एंगल थीटा होता है जिस पे ऑब्जेक्ट की स्लाइडिंग शुरू होती है, जहाँ पे टैन थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर होती है, या थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स म्यू के बराबर होती है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ऑलराइट, ये वो एंगल का नाम है, ये बार बार यूज़ होगा। ये थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स म्यू भी बार बार यूज़ होगी। तो इनफैक्ट स्पेसिफिकली 3 केसेस में ये स्पेशली यूज़ होती है जो मैं आपको तीनों बताऊंगा, आज नहीं इवेंचुअली। ये एंगल की वैल्यू या ये थीटा की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये वाला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, या नहीं नहीं ऊपर वाला पहले कर लेते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में ना मैंने एक कैलकुलेशन वाला काम दिया है थोड़ा सा, इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी। इसमें मैंने आपको बोला है कि फोर्स की वैल्यू जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोग पहली बार में गलत करते ही हैं, इवन दो आपको पता है कि फ्रिक्शन कैसे काम कर रहा है, गलती हो जाती है। तो इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस केस में हम देखते हैं कि म्यू की वैल्यू 0.8 है, मास की वैल्यू 1 है। तो अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यू निकालूँ तो एफ एस मैक्स या फ्रिक्शन स्टैटिक मैक्स की वैल्यू 0.8 इंटू 10, यहाँ पे 8 न्यूटन की वैल्यू आ जाएगी। हमको ये भी पता है कि फोर्स जो है वो 2t के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। तो फोर्स की वैल्यू 8 न्यूटन किस टाइम पे होगी, टाइम की वैल्यू यहाँ पे 4 सेकेंड्स आ जाती है। तो 4 सेकेंड्स तक तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी मोशन नहीं दिखाएगा, क्योंकि तब तक तो फ्रिक्शन जो है वो एडजस्ट करता रहेगा और वो अपने आप को बैलेंस करता रहेगा एग्जैक्टली एक्सटर्नल फोर्स के बराबर, है ना। जैसे t इज इक्वल 1 पे जब फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन होगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी 2 न्यूटन होगी, फिर 4 न्यूटन, फिर 6 न्यूटन, फिर 8 न्यूटन। तो यहाँ तक तो फ्रिक्शन की वैल्यू इन वैल्यूज़ को बैलेंस करेगी। अब जब नेक्स्ट सेकंड पे 10 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा तब हमारा फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर नहीं पाएगा और ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। ऐसी चीज़ में, ऐसे केस में अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो 10 सेकंड्स पे तो आपको क्या कैलकुलेशन करनी है ये मैं बताता हूँ। एक बार ट्राई करो पॉज करके, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, चलें। होपफुली आपने ट्राई किया। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये नॉर्मल अपॉन मास, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी, सॉरी नॉर्मल क्यों लिख दिया मैंने, फोर्स अपॉन मास। मास की वैल्यू लकीली 1 kg है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी 2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाती है। इस एक्सेलरेशन से आप वेलोसिटी निकालो ज़रा। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। तो 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है यार, टी स्क्वायर। तो वेलोसिटी जो है वो टी स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट जो कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, पर क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ये वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, वेलोसिटी से जब आप इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो वो आएगा टी क्यूब अपॉन 3 सॉरी, प्लस कांस्टेंट जो कि इसकी इनिशियल पोजीशन डिफाइन कर रहा होगा, पर क्योंकि हम इनिशियल पोजीशन भी 0 ले रहे हैं तो टी क्यूब बाई 3 आ जाता है। अब इसमें अगर आपने टाइम की वैल्यू डायरेक्टली डाल ली तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इनिशियली 0 पॉइंट से 4 सेकेंड्स तक तो मूव किया ही नहीं था। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, आपको यहाँ पे एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन करना पड़ता है। आपको बोलना पड़ता है कि एस जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब बाई 3 डी टी, सॉरी टी क्यूब बाई 3 तो जो उसका वो है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है वो निकल के आया, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी होगा, और वी की जगह आपको यहाँ पे लिखना चाहिए टी स्क्वायर। और अब आप बात करो इस डिस्प्लेसमेंट की, और इस लिमिट की इनिशियल वैल्यू डिस्प्लेसमेंट 0 था जब टाइम की वैल्यू 4 सेकेंड्स हो चुकी थी, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कुछ ऐसे पहुंच गई होगी जब टाइम की वैल्यू 10 पहुंची होगी। अब ये जो इंटीग्रल का आंसर आएगा वो आपको फाइनली सही आंसर देगा।
ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसे ही बचेगा, इस तरफ आपके पास आ जाएगा t³/3, और t³/3 का ये हटा देते हैं और लिमिट्स डायरेक्टली लगा देते हैं, तो 1000 माइनस 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ये 936/3, ठीक है, लकीली ये कट रहा है, तो 312 मीटर्स, दिस इज द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट दिस ऑब्जेक्ट विल डू एट t = 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर इधर t³/3 से 333 मीटर्स जो आता है वो गलत आता, थोड़ा सा कम आया क्योंकि इनिशियली वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। ऑलराइट, आज की क्लास हम खत्म कर सकते हैं। होप आपको फ्रिक्शन की बेसिक समझ में आया हो। हमको वैसे आज कॉन्टैक्ट फोर्स भी कवर करना था, पर वो मैं आज कर नहीं पाया, मुझे लग रहा है कि अभी ऑलरेडी काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स पे भी जाएंगे और थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस ऑफ फ्रिक्शन भी उठाएंगे। टिपिकल का मतलब है मैं टू बॉडी प्रॉब्लम्स भी नेक्स्ट क्लास में शुरू कर दूंगा, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।